हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सारे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा पिछली क्लास में जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना हो चुका था, तो इसी के आगे चलिए आज शुरू करते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है दोस्तों, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसके आगे देखते हैं कोशिकांग। कोशिकांग में हमारा पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो शुरू करते हैं यानी कि सेल वेल। कोशिका भित्ति ये सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। इसका कार्य होता है जो कोशिका भित्ति का, वो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना होता है। इसी तरह पढ़ेंगे अगला कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है, यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्धपारगम झिल्ली से घिरी होती हैं। इन्हें कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अगला है कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये उनके फिगर बने हुए। ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका। इसमें फिगर बने हैं जैसे कि ये एक कोशिका झिल्ली जो हमने अभी देखा है आगे। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, इसमें होती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इसके आगे देखते हैं। और जैसा कि है कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका भित्ति या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी तथा लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर दो भागों में बटा हुआ है, एक केंद्रक द्रव, एक कोशिका द्रव। कोशिका द्रव नोट में दिया गया है कि जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाती है। दूसरा है अल्प परासरणी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव्य में परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं केंद्रक। ये केंद्रक का फिगर बना हुआ है जिसमें न्यूक्लियस पोल्स, न्यूक्लियस एनेवेलोप, न्यूक्लियस लेमिना, न्यूक्लियस क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, राइबोसोम। इसके बारे में देखते हैं। कोशिका यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए का फुल फॉर्म होता है
राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है, यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। यह कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ का भंडार गृह होता है जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मुख्य 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे। अगले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 में कोलिकर के द्वारा की गई थी। 1880-90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी वेंडर ने 1898 में रखा था। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभरों को क्रिस्टी कहते हैं। इन उभरों को क्रिस्टी कहा जाता है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा पावर कहते हैं। ऊर्जा गृह यानी कि हाउस पावर कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला है हमारा प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक देखते हैं क्या होता है। लवक यह सिर्फ पादप कोशिका में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे लवक कहते हैं। ये लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है वर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो हरित लवक देखते हैं, ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। इसी कारण पौधों के कुछ भाग तथा पत्तियां हरे दिखाई देती हैं। अगला अवर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं और पौधों के उन भागों की कोशिका में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में ये स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं। अगला है वर्णी लवक, ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रतः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला है हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। ये विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण, उनके संग्रह तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। कोशिकाएं के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दोस्तों ये कोशिकाएं गोल्जी
गलजीकाय। गलजीकाय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला है गलजीकाय शर्करा सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। इसका कार्य होता है कि यह सरल शर्करा को जटिल शर्करा में परिवर्तित करता है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम यह सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, यह पादपों में नहीं पाया जाता। इसकी खोज डी डोबे के द्वारा की गई थी। यह सूक्ष्म व गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसके अंदर विकार पाए जाते हैं। विकर जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। इनमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। राइबोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब अगला है राइबोसोम। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पलाडे के द्वारा किया गया था। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपर्युक्त स्थान पर होते हैं, अतः ऐसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगला हमारा तारककाय। यह सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं। इनको तारककाय को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी के द्वारा की गई थी। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, यह केंद्रक के समीप पाई जाने वाली संरचनाएं हैं जो दो बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होते हैं, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण सेंट्रोस्फेयर में लिपटा रहता है। सेंट्रोस्फेयर का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु बनाना है, यानी कि स्पैंडल फाइबर बनाना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तारककाय नहीं पाया जाता। अगला है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। इसकी खोज वाल्डेयर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। धागे सदृश संरचनाएं होती हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती हैं। इसके ऊपर जो ताने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम जीन मान सकते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। यह जानकारी कोड यानी आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यह दोनों ही न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस डीऑक्सी राइबोज या राइबो शर्करा एवं फास्फेट समूह PO4 द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को फास्फोएस्टर डाइएस्टर बंध कहते हैं। जीन प्रोटीनों का कोटन नहीं करता। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये इसका फिगर बना है। इसी के अंदर है डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है? यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ये अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। अगला है, इस अम्ल में डीऑक्सी राइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 प्यूरिन
एडेनिन एवं ग्वानिन तथा 2 पायरिमिडाइन थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। डीएनए के द्विरज्जु की प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा 1 टन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रत्येक टन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन और ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है। अगला डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई थी। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ आदि शहरों में है। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता: अपराधियों का पता लगाने के लिए, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने के लिए, संपत्ति विवाद के निपटारे में, आनुवंशिक रोग के इलाज में, पराजीनी फसल के निर्माण में। अगला है राइबोसोम यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए। यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यह डीएनए के थायमिन क्षार की जगह यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। थायमिन की जगह यूरेसिल। दोनों न्यूक्लिक अम्लों को हम जैविक अणुओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे जैविक अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो एक एक करके देखते हैं इनको। एमआरएनए यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम होता है। टीआरएनए यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। आरआरएनए यह राइबोसोम पर पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में की थी। गुणसूत्रों को आनुवंशिकी का वाहक कहते हैं। जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे एक मैट्रिक्स कहते हैं। इसे जीन का आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। यह गुणसूत्र पर स्थित किसी भी जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित करता है, जिसे हम जीव की पहचान कर सकते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मेल में 6 क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल में 6 क्रोमोसोम XX होता है। ये इसका फिगर बना हुआ है। अगला देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज पोल्टर के द्वारा की गई थी।
सबसे बड़ा कोशिका अंग है यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में भरे द्रव में जाल के समान फैली होती है। ये जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी यानी चपटी नलिकाओं से बना होता है। इसका मुख्य कार्य वसाओं तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार का होता है। पहला है स्मूथ ER, इसको शॉर्ट नेम में ER कहते हैं, और दूसरा है रफ ER यानी कि स्मूथ ER यानी एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। वैसा एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में संश्लेषण में सहायक होता है, इसको स्मूथ कहते हैं। दूसरा है रफ, वैसा एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है राजधानी यानी वैक्यूल। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाई जाती हैं। अगला है अंतःद्रव्यी जालिका। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता। अंतःद्रव्यी जालिका ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता। अगला है परासरण ऑस्मोसिस। दो भिन्न सांद्रता वाले घोरों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है, जो एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होता है। इसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अगला है जीन। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन DNA का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन DNA तथा RNA से बना होता है, जबकि यूकारियोटिक जीवों में यह केवल DNA का बना होता है। जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। ट्रांसपोजन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन DNA के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो हमारा सेल टॉपिक कंप्लीट होता है। कल इसके PYQ करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।